दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो उस छोटे लड़के की सच्ची घटना है जिसे कुछ लोगों ने अगवा करके उसे किसी तांत्रिक विधि में इस्तेमाल किया था। पर इसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हम रतन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके दोस्त के साथ ये घटना हुआ था। ये घटना 2002 की है, जब मेरे दोस्त विजय के साथ ये सब हुआ था। उस समय हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव निवाड़ी में रहते थे। तब हम दोनों करीब 12 या 13 साल के रहे होंगे। वो दिन मुझे आज भी याद है जब विजय अचानक से गायब हुआ था। असल में उस दिन हम दोपहर के बाद बाकी दिनों की तरह ही स्कूल के मैदान में खेलने गए थे, जहां जाने के लिए अक्सर हम एक शॉर्टकट लेते थे जो कि एक छोटे से जंगल से होकर गुजरता था। उस दिन जब घर लौटने का समय आया तब मेरे और विजय के अलावा हमारे बाकी दोस्त भी उसी रास्ते से घर लौटने लगे। पर उस दिन विजय सबसे आखिर में था, क्योंकि खेल खेल के बीच में उसका चप्पल टूट गया था और इसी कारण वो अपने टूटे चप्पल को हर 2 कदम के बाद ठीक कर रहा था। और उसी समय दोस्तों के साथ बातें करने के वजह से मेरा ध्यान उस पर उतना नहीं गया। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचने को हुए, हमने देखा कि विजय हमारे पीछे नहीं है। हालांकि पहले हमें ऐसा लगा कि शायद वो हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने पर भी उसका कोई खबर नहीं मिला। हमने उसे कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि शायद से वो घर पहुंच गया होगा, पर वो घर भी नहीं पहुंचा था। जब हमने उसके माता पिता को ये बताया कि विजय हमें नहीं मिल रहा, तब उन्होंने पूरे गांव में उसे ढूंढना शुरू किया। हम सब भी रात भर उसे ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस भी इस मामले में हमारी मदद कर रही थी। पर फिर भी हमें विजय का पता नहीं चला। पर फिर अचानक एक दिन, यह कोई 10-12 दिनों के बाद, विजय अपने आप वापस लौट आया। लेकिन जब वो लौटा तब वो विजय नहीं था जिसे हम जानते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था और उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। पर हमें लगा शायद ये सब किसी और चीज़ के वजह से होगा। उस समय तो फिलहाल उसके माता पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश थे, लेकिन घर लौटने के बाद से विजय अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। न जाने कि वो रातों में उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता था और अक्सर वो दीवार के तरफ बिना पलक झपका लगातार देखता रहता था। यहाँ तक कि जब वो हमारे साथ खेलने आता तब उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। वो ना तो ज़्यादा बात करता था और ना ही किसी पर उतना ध्यान देता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में है। उससे पूछने पर भी वो ये नहीं बताता था कि वो इतने दिन कहाँ था। विजय इन सब के बारे में अपने माता पिता से भी बात नहीं करता था। इसी बीच एक रात जब मैं अपने घर पर था, तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। न जाने क्यों विजय अचानक से टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाने लगा था। इसी बीच जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने अचानक से ही बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। वो तब इतना बेकाबू हो गया था कि उसे संभाला नहीं जा रहा था और उतने में ही उसने हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया था। जो भी उसके पास जा रहा था, विजय बेवजह ही उसे मार रहा था। विजय का ये अजीब व्यवहार और रात में बेकाबू हो जाना, ये दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। उसके घर वालों को भी ये लग रहा था कि शायद वो किसी बुरे शक्ति के वश में है। पर यह चीज़ उससे भी बुरा हो सकता है, यह हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब हम विजय को एक पंडित के पास लेकर गए और उन्होंने जब विजय को लेकर कुछ विधियों को पूरा किया, तब पता चला कि विजय किसी बुरी शक्ति के वश में नहीं है।
तो आखिर उसे क्या हुआ था, ये अब हमें विजय के अलावा कोई और बता नहीं सकता था। पर इसमें समस्या ये थी कि जब भी कोई उससे इन सब के बारे में पूछता था तो वो फिर से बेकाबू हो जाता था। इसीलिए ये बात जब उस पंडित को विजय के घर वालों से पता चला तो उस पंडित ने विजय के हाथ पर मंत्रों से बंधा हुआ एक धागा बांधा ताकि वो अपने होश में रहे। ये सब करने के बाद उस पंडित ने विजय से ये पूछा कि जब वो लापता हो गया था तब वो कहाँ था। हालांकि इस सवाल के हम सभी ने कई सारे जवाब पहले से ही सोच रखे थे, पर इसका जवाब कुछ ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। विजय ने ये बताया कि जो लोग उसे उठाकर ले गए थे वो उसे एक लाल घेरे में बिठाकर उसके आसपास पूजा पाठ जैसा कुछ कर रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ ये उसे याद नहीं था। हालांकि विजय के इन सब बातों को सुनकर हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो पंडित सब कुछ समझ चुका था। यानी कि विजय जिस पूजा पाठ की बात कर रहा था वो असल में शैतानों जैसे काली शक्ति से संपर्क करने का एक विधि था, जिसके लिए एक युवा और एक मासूम आत्मा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ विजय था। यानी कि उन विधियों के दौरान विजय के शरीर में कई तरह के आत्माओं ने प्रवेश किया था। हालांकि विजय किसी के वश में तो नहीं था, क्योंकि उस विधि के खत्म होते ही वो विजय को छोड़ चुके थे। लेकिन विजय के अंदर अब भी उनका कुछ अंश होने के वजह से वो बार बार अपना होश खो रहा था। इसीलिए उस पंडित ने विजय की शुद्धि के लिए एक बड़ा सा हवन करवाया ताकि उसका शरीर फिर से पवित्र हो सके और दोबारा कोई उस पर प्रवेश ना कर सके। हालांकि शुरू में तो हमें इसका कोई असर नहीं दिखा था, लेकिन इन सब के कुछ हफ्तों के बाद विजय धीरे धीरे ठीक होकर फिर से पहले जैसा हो गया। दोस्तों, विजय के साथ जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है, पर शायद से बुरी शक्तियों से जुड़ी कोई भी घटना साधारण है ही नहीं, बिल्कुल इस वीडियो के दूसरे घटना जैसे। दोस्तों, इस वीडियो की जिस दूसरे भौतिक घटना को हम सुनने वाले हैं वो कोलकाता के एक भूतिया घर की सच्ची घटना है, और इसे हम सौरभ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने वाले हैं। ये घटना 2004 की है, जब मैं नौकरी के वजह से कोलकाता में शिफ्ट हुआ था। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में मुझे रहने के लिए एक सस्ता और अच्छा घर ढूंढने में मुश्किल हो रहा था। कई दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे चौरंगी रोड पर एक पुराने इमारत में कमरा मिल ही गया। लेकिन वो इमारत दिखने में उतना आकर्षक नहीं था। उसकी दीवारें धुंधली पीली रंग की थी, जिनमें सीलन और दरारें साफ दिख रहे थे। बालकनी के लोहे के ग्रिल पुराने थे, जिनमें जंग लगे हुए थे, जैसे कि उन्हें कई सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। उस पूरे इमारत में एक अजीब सी ठंडक भी थी, जो दिन में भी महसूस होती थी और सूरज ढलने के बाद तो और भी कहीं ज़्यादा। खैर, उस घर में घुसते ही पहला चीज़ जो मेरे दिमाग में आया वो था वहाँ का किराया, क्योंकि वो कमरा दूसरे कमरों से बड़ा होने के बावजूद भी दूसरों के मुकाबले सस्ता था। पर मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद से वो उस पुराने इमारत के हालत के वजह से होगा, क्योंकि उस इमारत के कमरे अंदर से भी उतने कुछ खास नहीं थे। वहाँ फर्श पर जगह जगह दरारें थी और छत पर पानी की सीलन के निशान थे। पर उस समय अपने बजट को देखते हुए ये मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था, इसलिए मैंने उस कमरे को किराए पर ले लिया। वहाँ शुरुआती के कुछ दिन तो सब ठीक ठाक था। मैं देर रात तक काम करता था और थकान की वजह से घर आकर सीधे सोने चले जाता था। लेकिन धीरे धीरे न जाने मुझे क्यों ऐसा लगने लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। अब ये वहाँ के सीलन से आने वाली बदबू थी या कुछ और, ये मुझे नहीं पता था। पर उस कमरे में रहते हुए मुझे 3-4 दिन हुए ही थे कि उसी बीच मैंने रात के वक्त पहली बार कुछ अजीब सुना।
उस समय यही कोई रात के 2 या 3 बज रहे थे जब मैंने अपने कमरे के बाहर के गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कोई किराएदार होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो गलियारा तो पूरी तरह से खाली था। हालांकि शुरू में मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगभग हर रोज़ छोटे छोटे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। जैसे कभी कभी मेरे चाबियों का ना मिलना, जो वैसे तो हमेशा अपने टेबल पर ही रखा होता था, पर वो न जाने कैसे हर बार मुझे टेबल के नीचे मिलता था। कभी कभार तो ऐसा भी होता कि मेरा कमरा असामान्य तरीके से ठंडा हो जाता। अब ये संयोग था कि कुछ और, इस बात की भनक तब मुझे नहीं थी, पर अक्सर रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। उस समय कमरे में मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने कमरे का खिड़की खोल कर ही रहता था। पर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक एक रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुआ। उस दिन मैं देर रात काम से घर लौटा था। उसी बीच अचानक से मेरी नज़र गलियारे के दूसरे सिरे पर पड़ी, जहाँ पर मैंने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा, जो कि मेरी ओर पीठ करके ऐसे खड़ी थी जैसे उसे पता ही नहीं है कि मैं उसके पीछे हूँ। उसी रात मैं सोने के लिए लेटा ही था कि तभी मुझे दरवाजे के पास किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। पर जैसे ही मैंने उस तरफ देखा, मुझे एक ऐसा डर महसूस हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि कमरे के अंधेरे कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले गलियारे में देखा था। हालांकि तब कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन खिड़की से जो रोशनी अंदर आ रही थी उससे मुझे ये साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर कोई औरत खड़ी है। फिर पता नहीं क्यों मैं तब अचानक से इतना डरने लगा कि डर के मारे मैं कुछ ही पलों में पसीने से भीग गया। लेकिन जैसी लाइट जलाने के लिए मैं बिस्तर से उतरा, मैंने देखा कि वहाँ अब कोई नहीं है। हालांकि वो वहाँ से जा चुकी थी, पर उसके बावजूद भी मैंने वो रात डर में गुजारा। वैसे तो मैं इसे कोई वहम समझकर भूल सकता था, लेकिन ये सभी घटनाएं दिन ब दिन और भी डरावनी होती जा रही थी। इन सबको हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था और उसी बीच एक रात अचानक मुझे एक और आवाज़ सुनाई दिया, जो कि ना सिर्फ मेरे कमरे से ही आ रहा था, बल्कि वो आवाज़ बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई किसी भारी चीज़ को खींच रहा हो। ये सुनकर अचानक से मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद ये ही मेरी आखिरी रात है, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके ये पूछा कि वहाँ कौन है। हालांकि मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ अचानक से रुक गया। पर फिर भी न जाने क्यों वो खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर किसी की नज़र है। वैसे तो इन सब के बाद मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन जब तक मुझे नया घर नहीं मिला, मुझे तब तक कुछ हफ्ते वहीं पर गुजारने पड़े। उनमें से कुछ रातें तो ऐसी भी थी जब मुझे अपने कमरे के अंदर ही किसी के हंसने के अलावा किसी के खांसने की आवाज़ आती। पर इन सब में जो सबसे डरावना चीज़ था वो था उस बूढ़ी औरत का बार बार दिखाई देना, जो कि हर बार हर रात के साथ धीरे धीरे मेरे और भी करीब आ रही थी। ये सब जब भी मैं देखता था तब मैं वहाँ से भागने का सोचता था, लेकिन डर के मारे मेरे पैर ज़मीन से नहीं उठते थे, जिसके वजह से मैंने बाकी जितने भी दिन वहाँ गुजारे उतने दिन मैंने एक भी पल लाइट को बंद नहीं किया, खास करके रात के वक्त, क्योंकि रात के अंधेरे में ये सब घटना कुछ ज़्यादा ही होता था। पर ऐसा क्यों था और उस घर में ऐसा आखिर क्यों हो रहा था, ये आज भी मेरे लिए एक रहस्य है।
एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि उन डरावने पलों को मैं जब भी याद करता हूँ डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था उन अविश्वसनीय घटनाओं में से एक जिसका सामना कुछ बदकिस्मत लोगों को करना पड़ा है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।